गाइस सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं, डिस्ट्रक्टर क्या है और उसके ऊपर पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बस आप वीडियो आखिर तक देख लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर गणेश भंडवे और आप देख रहे हो जीबी टेक्नो। अब टेक्निकल जानकारी आसान हिंदी में जारी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या है वो सीख के लेंगे। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेके कंस्ट्रक्टर क्या है वो समझ के लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। सो जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्लास लिखता हूँ, क्लास का नाम है स्टूडेंट। सो इट्स सिंपल वे, आई जस्ट राइट हियर स्टूडेंट। उसके बाद देखिए मैं स्टूडेंट क्लास में एक डेटा मेंबर लूंगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ इंट रोल, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं एक मेंबर फंक्शन लिख रहा हूँ जिसका नाम मैं डिस्प्ले लिखूंगा, जो रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंपली आई एम जस्ट राइटिंग हियर डिस्प्ले। ओके दैट्स फाइन। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वो जो आपका डेटा मेंबर रोल है उसको मैं सिंपली प्रिंट करूंगा। सो ओवर हियर आई जस्ट प्रिंट रोल राइट एंड आई जस्ट राइट हियर रोल। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने तो एक क्लास लिया स्टूडेंट, उसमें डेटा नंबर लिया रोल और डिस्प्ले किया वो रोल नंबर। अब देखिए हम मेन फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, सो इंट मेन। ऑल राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे कि वहां पे राइट इट्स रिटर्न टाइप इंट, सो हम यहाँ पे रिटर्न 0 लिख के लेंगे सिंपली रिटर्न 0। अब देखिए गाइज मैं क्या करूंगा, जो ऊपर वाला क्लास है स्टूडेंट उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सिंपली आई जस्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास एंड आई राइट SOBJ। ऑल राइट, ये हो गया। अब देखिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया यहाँ पे, और मैं अगर यहाँ पे ऐसे करने जाऊंगा राइट, मैं वो पर्टिकुलर मेंबर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम डिस्प्ले है। ऐसे अगर मैं कॉल कर रहा हूँ इन सिंपल वे SOBJ डॉट डिस्प्ले राइट, तो यहाँ पे होगा क्या, आपका वो पर्टिकुलर मेंबर फंक्शन डिस्प्ले कॉल होगा और वहां पे उस वक्त उसकी जो वैल्यू प्रिंट होने वाली है, ठीक है, हमने ना उसको कुछ असाइन किया राइट या फिर एक्सेप्ट किया, तो उसकी जो वैल्यू प्रिंट होगी इस वक्त ये पर्टिकुलर रोल डेटा मेंबर की, तो वो गार्बेज रहने वाली है गाइस। अंडरस्टैंडिंग? तो फिर अब ये जो वैल्यू आपकी गार्बेज आएगी तो फिर उसको क्या किया जाए, आपके पास एक वे है, एक तरीका है। आप क्या कर सकते हो, आप कोई एक मेंबर फंक्शन है ना लेके वहां पे उसको असाइन कर सकते हो या फिर कुछ वैल्यू सेट कर सकते हो। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूं, लेट्स राइट ओवर हियर आई जस्ट राइट void एंड आई राइट assign। तो ये assign नाम का फंक्शन क्या करने वाला है कि गाइज ये assign नाम का फंक्शन इसको जो वैल्यू है वो असाइन करेगा, मतलब आप जो मतलब वहां पे पास करोगे वो वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है, तो मतलब मान लो कि मैं यहाँ पे असाइन में एक पैरामीटर लेता हूं राइट, असाइन वैल, मैंने जैसे ऐसे किया, और ये जो भी वैल हम पास करेंगे मेन फंक्शन में से, तो ये रोल को असाइन होगा। ठीक है, सो सिंपली हमने क्या किया यहाँ पे रोल इक्वल टू वैल। और आप क्या करोगे फिर यहाँ से, देखिए जब भी आप मतलब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो दूसरे लाइन पे आप क्या करने वाले हो, SOBJ डॉट असाइन। ठीक है, और असाइन को मतलब आप कोई तो मतलब वैल्यू पास करोगे जो भी आपको असाइन करनी है वो, जैसे कि मैं यहाँ पे 5 करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका गाइज हो गया राइट। अब जब आप ये असाइन 5 कॉल करोगे मेंबर फंक्शन, तो ये 5 आपका जाएगा वैल में, और देखो ये वैल में जो 5 था वो रोल को असाइन होगा, और उसके बाद प्रिंट करने के बाद रोल आपका डिस्प्ले हो जाएगा 5। लेट्स कंपाइल इट। देखिए हमने कंपाइल कर दिया, नो एरर्स नो वार्निंग, एंड हमने रन किया। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि रोल नंबर हमारा 5 आ रहा है राइट। ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका हो गया, मतलब क्या, हर बार जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो मतलब इधर आपको एक्सेप्ट करना होगा या फिर कुछ वैल्यू पास करके असाइन करना होगा गाइस। लेकिन गाइस ये क्या हो गया, मैन्युअल हो गया राइट। अब आपके पास दो तरीके, तो आप ये मैन्युअल असाइन करो या फिर कुछ ऑटोमेटिक। आपके पास दो तरीके, एक तो है मैन्युअल ऐसे असाइन करो या फिर राइट, या फिर दूसरा एक है कि आपको ऑटोमेटिक आप कर सकते हो। लेकिन ऑटोमेटिक वैल्यू कैसे असाइन होगी, मतलब क्या, डिफॉल्ट वैल्यू। लेट मी क्लियर इट। ठीक है, मैं अभी एक आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से बताता हूं। मान लो कि मैं ऐसे कुछ असाइन वगैरह नहीं करता, ठीक है, ये यहां से ये भी फंक्शन में यहां से जो लिखा था वो इसको
इरेज कर देता हूं गाइज। ठीक है, ये हो गया। अब मैं जब भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं स्टूडेंट एसओबीजे कर रहा हूं, तो ये ऑटोमेटिक उसको कुछ तो डिफॉल्ट वैल्यू आसान होना चाहिए। किसको? क्लास के डेटा मेंबर्स को। अंडरस्टैंडिंग? क्लास के आपके डेटा मेंबर से उसको आपका अगर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, तो आपका वो जो आता है उस वक्त वो आपका रहने वाला गाइज कंस्ट्रक्टर। राइट, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूं। सो आई सिंपली राइट कंस्ट्रक्टर is used to assign default values to the class data members। अंडरस्टैंडिंग? राइट, कि क्लास के जो भी डेटा मेंबर है, वैसे जैसे कि वहां पे रोल था, तो उसको आपको कुछ तो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करनी है, तो वो हम क्या करेंगे, वहां पे कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। अब वो कैसे यूज करना है मैं आपको वो तुरंत बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए कि कंस्ट्रक्टर कैसे लिखना होता है गाइस। लेट मी क्लियर। कंस्ट्रक्टर जो है ना, राइट, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ उसके पॉइंट्स है। सो लेट मी राइट हियर सम, सिंपली आई विल जस्ट राइट हियर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर। सो ये आपका देखिए। अब देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्टर होता क्या है गाइस। गाइस ये कंस्ट्रक्टर जो है ना, ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट। एक तो मेंबर फंक्शन और स्पेशल मेंबर फंक्शन। सो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। अब आप बोलोगे इसको स्पेशल मेंबर क्यों फंक्शन क्यों बोलते हैं? रीजन ये है क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। लेट मी क्लियर इट। देखो यहां पे मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम, राइट। क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहना चाहिए। इसके लिए हम क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टर को, इट इज स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, राइट। लेट मी क्लियर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए अभी ये आपका क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, राइट। और हम जो लिखने वाले हैं यहाँ पे, राइट, कंस्ट्रक्टर का नाम वो क्या रहने वाला है, अगेन सेम, राइट। सो लेट मी क्लियर। देखो ये क्लास का नाम लिख दिया एज इट इज स्टूडेंट, और अभी उसको फंक्शन क्यों बोला, क्योंकि उसको ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है, राइट। फंक्शन की तरह ये ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। अब देखिए गाइज ये आपका यहाँ पे बनता है, यहाँ पे मैं कमेंट में लिखता हूं, ये आपका रहेगा कंस्ट्रक्टर। ओके, ऑलराइट, दैट्स फाइन। इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या रहता है, सेम रहता है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे उसको, स्पेशल मेंबर फंक्शन। गाइज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, कंस्ट्रक्टर should never return a value, not even void। constructor never return any value, constructor never return any value, not even void, not even void। गाइस ये उसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। आप बोलोगे मतलब ऐसा क्यों? देखिए ये जो कंस्ट्रक्टर है ना आपका, उसका नाम हमने लिखा क्लास के से, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखोगे ना तो उसको रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं हमें लिखना होता, राइट। नॉट इवन वाइड, वाइड भी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के मतलब सामने नहीं लिखते। ये है उसका राइट कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3। अब देखिए ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है आपके मतलब मन में आया होगा कि ये कॉल कब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस। देखो इसको हमें ना कॉल नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली कॉल करना होता है, राइट। अभी ऑटोमेटिकली मतलब क्या, कि हमने अभी जस्ट देखा कि वहां पे हमने असाइन नाम का मेंबर फंक्शन लिखा था, उसको क्या किया था हमने, मेन फंक्शन में से जाके कॉल किया था, तो वो मैन्युअल कॉल था। लेकिन अब ये कंस्ट्रक्टर जो है ना गाइस आपका, इसको ऑटोमेटिक कॉल होने वाला है। अब आप बोलोगे ऑटोमेटिकली, तो इसको कॉल कौन करेगा फिर? तो गाइस देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली कॉल करने वाला है, राइट। अब आप बोलोगे कब कॉल करेगा ऑटोमेटिकली? गाइस लेट मी टेल यू, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, जैसे कि मैं मेन फंक्शन में जाके, राइट, यहाँ पे एसओबीजे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस वक्त आपका कंपाइलर कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल करने वाला है। मतलब क्या, मैं यहां पे लिख के देता हूं, व्हेन वी क्रिएट
when we create object of a class, when we create an object of a class, ठीक है, at that time guys, उसी वक्त at that time constructor will be call by whom, देखो उसको ना हम मैन्युअली करते हैं, उसको कौन कॉल करेगा, उसको कंपाइलर कॉल करने वाला है गाइस, बाय कंपाइलर, राइट। सो ये एडवांटेज है आपको, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाओ, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा, और उसमें हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करेंगे। अब वो कैसे करने हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, राइट। लेकिन ये पॉइंट समझ के लीजिए, ये कैरेक्टरिस्टिक समझ के लीजिए, राइट। तो गाइज इस वक्त आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है, मैं आपको वहां पे मतलब चाहे तो कमेंट में लिख देता हूं, है ना। ये ऑब्जेक्ट आप जब मतलब क्रिएट करोगे तो इस वक्त आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑल राइट। ये हो गया। अब देखिए ये आपका यहाँ पे जैसे ही आप ये स्टूडेंट एसओबीजे बनाते हो तो इस वक्त कंपाइलर आपके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, स्टूडेंट। गाइज ये देखो ये क्या नाम है उसका, स्टूडेंट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन करने वाले हैं, राइट। तो जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं, राइट गाइज, रोल इक्वल टू, देखो ये रोल क्या है, क्लास का डेटा मेंबर, और मैं क्लास के किसी भी डेटा मेंबर्स को डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकता हूं कंस्ट्रक्टर का यूज करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रोल इक्वल टू, ठीक है। मुझे अगर यहाँ पे 5 करना है, 1 करना है, कोई भी रोल नंबर, मान लो कि मैं यहाँ पे रोल इक्वल टू 1 करता हूँ गाइज, ठीक है। और एक बात की मतलब हम देख भी सकते हैं कि बाबा कंपाइलर ने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है कि नहीं किया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट में लिखेंगे, राइट। विल जस्ट राइट सिंपली, राइट हियर एंडल, ऑल राइट, और यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्टर इन सिंपल वर्ड्स, विल राइट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड बाय, और ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर हैज बीन, माय मिस्टेक, हैज बीन automatically called by whom, compiler, right guys। तो ये जब कॉल होगा ना आपका, तो आपको वहां पे ऐसे मैसेज प्रिंट करके आएगा, और उसके बाद आपका जो रोल नंबर है, डेटा नंबर ना क्लास का, उसको वैल्यू क्या असाइन होगी, 1, क्योंकि हमने वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, 1 असाइन कर रहे हैं, राइट। ये होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब। और उसके बाद गाइज हम क्या कर रहे हैं, sobj.display, तो इस वक्त क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी, सो यहाँ पे हमें रोल नंबर आपका आने वाला है 1, राइट। उसके पहले ये मैसेज प्रिंट होगा, कंस्ट्रक्टर हैज बीन ऑटोमेटिकली कॉल्ड बाय कंपाइलर, और गाइज उसके बाद रोल 1, राइट। यहाँ पे मैं एंडल लिखता हूं ताकि वो नेक्स्ट लाइन को कंट्रोल आपका जाएगा, ऑल राइट। लेट मी कंपाइल इट गाइज, मैं कंपाइल कर रहा हूं, देखो कंपाइल, आपका कंपाइल हो गया, नो एरर्स, नो वार्निंग्स, लेट्स रन इट। रन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, ऑब्जेक्ट बनाया, आपका ये मैसेज पहले डिस्प्ले होगा, है ना, स्टूडेंट एसओबीजे जब मैं बनाऊंगा तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया स्टूडेंट नाम का, आपको प्रिंट होके आएगा कंस्ट्रक्टर हैज बीन ऑटोमेटिकली कॉल्ड बाय कंपाइलर। उसके बाद है ना रोल 1 असाइन होगा कंस्ट्रक्टर में, और जब आप मतलब वो डिस्प्ले नामक फंक्शन कॉल करोगे तो आपको ये प्रिंट होके आएगा, रोल इज 1, ऑलराइट। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया, राइट। सो हम फिर से एक बार मतलब वहां पे पॉइंट देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट। विल स्विच टू द पॉइंट्स। तो गाइस देखो यहाँ पे कि व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, एट दैट टाइम कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड बाय कंपाइलर, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विल बी ऑटोमेटिकली कॉल्ड बाय कंपाइलर, ये वर्ड यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, यही तो मतलब एडवांटेजेस है ना, और नॉर्मल मेंबर फंक्शन कंस्ट्रक्टर का। अब यहाँ पे गाइस एक बात है, आपका जो कंस्ट्रक्टर है ना वो हमेशा आपको पब्लिक सेक्शन में लिखना है। मतलब क्या, मैं पहले लिखता हूं और आपको प्रोग्राम के सहारे बताता हूं। वी मस्ट हैव टू राइट कंस्ट्रक्टर in public section of a class. Let me write here, we must have to write constructor in public section of a class. Guys अब ये क्यों है, देखिए अब आप ये जो यहाँ पे लिखा हमने, हाँ ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर पब्लिक सेक्शन में लिखा। अब इसको अगर आप
प्राइवेट करोगे ना स्टूडेंट, आप इसको प्राइवेट करोगे तो होगा क्या, देखिए मान लो कि हम इसको अलग करते हैं प्राइवेट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं प्राइवेट ओवर हियर एंड कोलन। अब यहाँ पे होगा क्या, आपको एरर आएगा। अब अगर आप प्राइवेट में कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे ना, आपको एरर आएगा। अब देखिए ये राइट, देखो ये स्टूडेंट स्कोप रिलेशन स्टूडेंट मतलब कंस्ट्रक्टर इज प्राइवेट विद इन द कंटेक्स्ट। अब ऐसे क्यों एरर आ गया गाइस, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट जो क्रिएट कर रहे हो ना वो मेन फंक्शन में क्रिएट कर रहे हो गाइस, ये देखो। और यहां से कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो मतलब होने की कोशिश करेगा बाय कंपाइलर। लेकिन गाइस प्राइवेट सेक्शन में हम जो भी लिखते हैं राइट ना, चाहे वो डेटा मेंबर हो या फिर स्पेशल मेंबर फंक्शन, प्राइवेट सेक्शन का आपको आउटर वर्ल्ड से एक्सेस नहीं होता। और आप देखिए आप मेन में से है ना, आपके कंपाइलर द्वारा उस कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कंपाइलर कॉल करना चाहता है, लेकिन प्राइवेट होने के कारण वो कॉल नहीं होगा। तो सिंपली कंपाइलर आपको क्या करेगा, एरर देगा राइट। तो उसको क्या करना चाहिए गाइज, तो कंस्ट्रक्टर को हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्शन में लिखना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूं, प्राइवेट के जगह पे मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूं, पब्लिक। ऑलराइट, सो ये आपका आंसर, वी मस्ट हैव टू राइट कंस्ट्रक्टर इन पब्लिक सेक्शन ऑफ अ क्लास राइट। गाइस 6 पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर नेवर इनहेरिट्स, मतलब वो इनहेरिट कभी होगा नहीं, कंस्ट्रक्टर नेवर इनहेरिट्स। लेकिन हम कंस्ट्रक्टर को नहीं क्या डिराइव क्लास से कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो इनहेरिट नहीं होगा। 7 पॉइंट है गाइस, कंस्ट्रक्टर कैन हैव आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। मैं यहां पे लिखता हूं ओके। अब इसका मतलब क्या कि आपका जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है ना, तो इसके मतलब मैं यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट वगैरह दे सकता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूं इंट वैल, है ना, ये ऐसे आर्गुमेंट दे सकता हूं राइट। तो वो हो गया आपका कंस्ट्रक्टर कैन हैव आर्गुमेंट्स राइट। तो ये हो गया इस पूरा कंस्ट्रक्टर के बारे में, है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर राइट। सो व्हाट विल डू, विल सी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। एज मेजरली जो है ना वो आपके 3 टाइप है कंस्ट्रक्टर के। पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मैं यहां पे लिख रहा हूं, सेकंड आपका रहेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एंड गाइज आपका थर्ड रहने वाला है, आपका रहेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो ये चीज ओके, तो मैंने यहां पे लिख दिया कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये 3 टाइप्स के, तो हम गाइज एक एक करके उसको देखते हैं, ठीक है। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि बिना आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर, है ना। हमने अभी 7th में क्या देखा, कंस्ट्रक्टर कैन हैव आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। तो हम डिफॉल्ट मतलब क्या, कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेंट इट्स कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो सिंपली मैं यहां पे लिखता हूं कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेंट्स right, simply we called as a right, called as what, default constructor guys। ये हो गया आपका डिफॉल्ट के बारे में। तो पैरामीटराइज मतलब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर विथ आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स, सिंपल वर्ड्स। सो कंस्ट्रक्टर विथ आर्गुमेंट्स और पैरामीटर called as what, we simply called as parameterized constructor। so let me type here, ये हो गया आपका पैरामीटर्स का। चलिए मैं एग्जांपल के सहारे बता देता हूं आपको, है ना, डिफॉल्ट और पैरामीटर्स का। चलिए गाइस देखिए यहाँ पे ये आपका स्टूडेंट नामक कंस्ट्रक्टर है, इसको एक भी आर्गुमेंट नहीं है राइट। तो कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेंट, बिना आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर गाइस, उसको हम बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आपका ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब देखिए दूसरा, अब दूसरा कौन सा हमने लिखा था पॉइंट, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो क्या है, जिस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स रहते हैं, चाहे वो एक है या फिर एक से ज्यादा पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे गाइस हम, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मतलब क्या, मान लो कि मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूं, ठीक है, स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इंट वैल, ठीक है। मैं गाइस मैं इसको एक पैरामीटर दे रहा हूं जिसका नाम है वैल,
और मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूं, वो जो वैल है राइट, उसको किसको असाइन करूंगा मैं, रोल को, ठीक है, रोल इक्वल टू वैल। गाइस जब भी कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर रहेगा ना, हम उसको बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट। लेट मी राइट हियर, मैं यहां पे लिखता हूं, ये क्या है आपका, सिंपली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके। और अब ये कब कॉल होगा, देखिए जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे कि अब ये पहले में, ठीक है, पहले में आपका क्या होगा, आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्यों गाइज, क्योंकि इसको कोई आर्गुमेंट नहीं है, पैरामीटर नहीं है, हाँ, उसको डिस्प्ले होगा। तो इस वक्त देखिए, आप देख लिए स्टूडेंट एसओबीजे, इस वक्त आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिफॉल्ट में आपने कितना वैल्यू असाइन किया है रोल को, 1, और वो डिस्प्ले में आपको रोल की वैल्यू 1 प्रिंट होके आएगी। गाइस यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि और एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना चाहूंगा। तो ऊपर आपने एसओबीजे लिया था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पे एसओबीजे1। सो लेट मी क्रिएट ऑब्जेक्ट एसओबीजे1, ऑल राइट। लेकिन गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई एक आर्गुमेंट पास करेंगे या फिर मतलब पैरामीटर पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 5, ऑल राइट, ये मैंने यहाँ पे पास किया। अब यहाँ पे होगा क्या गाइस, देखो आपका स्टूडेंट एसओबीजे1, ऑब्जेक्ट का नाम एसओबीजे1 और उसको पैरामीटर क्या है 5। तो इस वक्त आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो चलिए मतलब कैसे कॉल होगा, देखिए आप जाओगे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के पास, क्योंकि आपने एक आर्गुमेंट पास किया है, तो आपका वो 5 वैल्यू आएगा वैल में, ऑल राइट। और यहाँ पे आपको मैसेज डिस्प्ले होके आएगा कि हमने वो प्रिंट किया है इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके। और उसके बाद आपका रोल जो है डेटा नंबर, उसको वैल्यू असाइन होगी 5। और ये जो 5 असाइन वैल्यू हो गई ना, उसको सिंपली हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे। सो SOBJ1 डॉट सॉरी डिस्प्ले, सो सिंपली आई राइट SOBJ1 डिस्प्ले। तो गाइज यहाँ पे प्रिंट क्या होके आएगा आपका, इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो गाइज यहाँ पे आपका प्रिंट क्या होके आएगा, आपका रोल 5 ऐसे प्रिंट होके आने वाला है, क्योंकि आपने ऑलरेडी रोल को 5 असाइन कर दिया है। तो पहले केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसकी 1 वैल्यू डिस्प्ले होगी। दूसरे केस में गाइज पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसकी मतलब वैल्यू जो है आपने पास क्या की थी 5, वो प्रिंट होके आएगा। सो लेट्स कंपाइल इट, कंपाइल किया, हो गया कंपाइल, और उसके बाद उसको रन करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, पहले आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर हैज बीन ऑटोमेटिक कॉल बाय कंपाइलर, वो डिफॉल्ट था। उसके बाद आपका आ गया इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और गाइस पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 5। तो ये था डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। गाइस अब आपका तीसरा कंस्ट्रक्टर, वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर इसका बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताना चाहूंगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है कि हम जब भी एक ऑब्जेक्ट है ना, उसी सेम क्लास का दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं, तब उस वक्त कौन कॉल होगा, आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब मैं सिंपली बताता हूं, देखो यहाँ पे मैं स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, स्टूडेंट SOBJ1, ठीक है, ये हो गया आपका राइट। और मैंने SOBJ1 में कुछ तो वैल्यू ले लिया है, ऐसे एक्सेप्ट करके, ऐसे समझिए SOBJ1 डॉट एक्सेप्ट, ऑलरेडी कुछ भी वैल्यू रहेंगे, जो भी है आपका रोल नंबर कुछ, वो वहां पे वैल्यू असाइन होगी SOBJ1 को। और अगर मान लो आप अगेन कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो, SOBJ2 राइट इक्वल टू SOBJ1, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सेम क्लास का, सेम मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्लास है, आप सेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट दूसरे को असाइन कर रहे हो, है ना। व्हेन वी आर कॉपिंग और असाइनिंग वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, एट दैट टाइम गाइस कॉपी कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल। तो ये मतलब एक जस्ट शॉर्टकट में मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर दिया है, उसका डिटेल में मैं अगले कुछ वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये था पूरा कंस्ट्रक्टर के बारे में, और उसके मेजर 3 टाइप्स, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, राइट गाइस। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टर की। देखिए डिस्ट्रक्टर क्या होता है, आई विल टेल यू। मान लो कि जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट है, राइट, यहाँ पे हम मेन में की बात करेंगे,
ये मेन फंक्शन में आपका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट एसओबीजे। अब इस ऑब्जेक्ट का स्कोप कहाँ पे खत्म होता है? जब मेन खत्म होगा तब, राइट? तो स्कोप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इन द मेन फंक्शन, राइट? इफ मेन कंप्लीट्स एट दैट टाइम, उस ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाएगा। अब उसी वक्त आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। व्हेन ऑब्जेक्ट स्कोप गेट फिनिशेस एट दैट टाइम, डिस्ट्रक्टर गेट्स कॉल बाय कंपाइलर, और वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है डिस्ट्रक्टर। तो हम सीधी भाषा में बोल सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट स्कोप completes at that time, destructor will be called. So I'll just write here, destructor gets automatically called by, simply लिखेंगे compiler. So ये है डिस्ट्रक्टर के बारे में। गाइस ये तो पता चला, कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसका स्कोप खत्म होता है तब उस वक्त आपका डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होने वाला है। अब देखिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो यहाँ पे सीख लेंगे। सो आई जस्ट राइट हियर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर इन सिंपल वर्ड्स। तो गाइस देखिए डिस्ट्रक्टर कैसे लिखना होता है। गाइस डिस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम रहता है, प्रीसीडेड बाय टिल्ड सिंबल। सो आई जस्ट राइट हियर डिस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज class name preceded by tilde symbol, right? This symbol is called as tilde. I'll just write here, right? This symbol is what? Tilde, right? ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टर। क्योंकि देखिए क्लास का नाम तो कंस्ट्रक्टर का भी रहता है ना, तो कोई तो फर्क होना चाहिए ना डिस्ट्रक्टर में, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, टिल्ड सिंबल ऐसे लिखते हैं। अभी हम कोडिंग में यहाँ पे लिखते हैं, तो देखिए क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, ये लिख दिया, राइट? अब इसके बाद यहाँ पे हम एक मैसेज देंगे, सी आउट, विल जस्ट राइट एनएल, एंड हम एक सिंपल लिखेंगे कि वी आर इन डिस्ट्रक्टर, और इन राइट इन डिस्ट्रक्टर, ये आपका हो गया। और देखिए क्लास के नेम के हमें पहले कैसे प्रोसीड करना है, टिल्ड सिंबल से। तो गाइज ये आपका हो गया डिस्ट्रक्टर। सो आई जस्ट राइट इन कमेंट एज वेल, दिस इज व्हाट डिस्ट्रक्टर। नाउ हमने ये डिस्ट्रक्टर लिखा सिंपली। गाइज और एक पॉइंट यहाँ पे है कि आपका डिस्ट्रक्टर भी हमेशा कहाँ पे लिखना होता है, हमें पब्लिक सेक्शन में। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं, वी मस्ट हैव टू राइट डिस्ट्रक्टर in public section of a class. So here in public section of a class, क्यों गाइस ऐसे पब्लिक में लिखना है डिस्ट्रक्टर? क्योंकि जब उसका स्कोप खत्म होगा, जैसे कि मेन के यहाँ पे क्लोजिंग में उसका स्कोप खत्म हो रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, राइट, एसओबीजे का, तो वो आउटर वर्ल्ड से कॉल होने वाला, मतलब क्लास के आउटर वर्ल्ड से, क्लास के बाहर से। तो इसीलिए मतलब आपका वो डिस्ट्रक्टर पब्लिक सेक्शन में लिखना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, उसको पब्लिक सेक्शन में यहाँ पे इंक्लूड किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सेकंड पॉइंट है डिस्ट्रक्टर का। सो लेट्स, ओके गाइज, कंपाइल हो गया आपका प्रोग्राम एंड लेट्स रन इट। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर हैज बीन ऑटोमेटिक कॉल बाय कंपाइलर। उसके बाद वो उसका रोल वो प्रिंट कर दिया 1, एंड उसके बाद आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो देखिए जब भी ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो गया उस वक्त आपका डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया बाय कंपाइलर, उसको हमने नहीं कॉल किया। अब ये तो 2 पॉइंट्स हो गए डिस्ट्रक्टर के बारे में। अब थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रक्टर के बारे में। देखिए डिस्ट्रक्टर का मतलब जो भी है, मतलब वहां पे वो कब आर्गुमेंट नहीं लेता, जैसे कि हम कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट देते हैं, पैरामीटर देते हैं, है ना, वहां पे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर रहता है। सो यहाँ पे डिस्ट्रक्टर को कोई आर्गुमेंट लिखना नहीं होता। सो विल जस्ट राइट हियर डिस्ट्रक्टर नेवर टेक्स एनी आर्गुमेंट। और क्यों लेगा आर्गुमेंट, है ना, क्योंकि हम उसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट को मतलब डिस्ट्रॉय करना जब भी उसका स्कोप खत्म होगा तब। सो डिस्ट्रक्टर नेवर टेक्स एनी आर्गुमेंट। सो आपका यहाँ पे थर्ड पॉइंट बनता है। फोर्थ पॉइंट, डिस्ट्रक्टर को कोई रिटर्न टाइप नहीं रहती। सो डिस्ट्रक्टर नेवर हैज एनी रिटर्न टाइप एंड नॉट इवन वाइड, एनी रिटर्न टाइप एंड नॉट इवन वाइड। तो ये हो गया मतलब आपका डिस्ट्रक्टर के बारे में।
और आपका डिस्ट्रक्टर जो है क्लास में सिर्फ एक ही रहता है, मतलब जैसे कंस्ट्रक्टर है, एक से ज्यादा हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपका डिस्ट्रक्टर एक ही रहेगा क्लास में। उसका काम सिर्फ क्या है, मेमोरी डीएलोकेट करना। जनरली डिस्ट्रक्टर क्यों लिखते हैं कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किया, उस वक्त है ना हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं, तो न्यू से जो भी मेमोरी हम कंस्ट्रक्टर में एलोकेट करते हैं उसको डीएलोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका 5th पॉइंट है, देयर विल बी ओनली वन destructor we write in a class। सो ये था पूरा डिस्ट्रक्टर पे बारे में गाइस। अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर जितने भी मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो यहाँ पे अभी सॉल्व करते हैं। तो गाइस चलिए अभी हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, राइट। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस, रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर इन अ क्लासेस इज, first option, call private functions from the outer world. Second, for initializing the data members of an object when object is created. Third, to destroy an object. Fourth, for modifying the data when required. तो देखिए गाइज, हमने स्टार्टिंग में देखा है एक्चुअली जब भी हमको क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उसको जब भी हमें इनिशियलाइज करना होता है तब हम उस वक्त क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। तो बाकी ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला कॉल प्राइवेट, ये भी रॉन्ग है आपका। Second, for initializing data members of object when object is created. So this option will be correct option. So we'll mark over here. This will be the correct option. Question number 2. What will be the output of the following CPP program? So let's see the program and then we'll predict the output. So we are over here. एक class दिया है उन्होंने, class student. उसमें एक data member है as a role. उसके बाद ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये आपका पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है जहां पे उन्होंने लिखा है स्टूडेंट इंट वैल, और उसका जो डेटा मेंबर है रोल उसको असाइन किया है वो पर्टिकुलर वैल्यू। उसके बाद उस क्लास में एक मेंबर फंक्शन लिखा है जिसका नाम डिस्प्ले है, और सिंपली वो वहां पे क्या कर रहे हैं, रोल नंबर प्रिंट कर रहे हैं। एंड फिर टॉकिंग अबाउट मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन में क्या किया है वहां पे कि एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके बाद उसका जो भी मेंबर फंक्शन डिस्प्ले उसको कॉल किया है। अब देखिए इसके बाद हमें ऑप्शंस दिए, जैसे कि आप देख सकते हो, पहला है गार्बेज, दूसरा है 0, थर्ड एरर एंड फोर्थ डी नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका ये जो है स्टूडेंट एसओबीजी, तो यहाँ पे ये जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, मतलब जनरली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने की कोशिश करेगा। लेकिन गाइज कंपाइलर हमने भी देखा था, कंपाइलर एक्चुअली ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। कब कॉल करता है, अगर आपने क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो। अब आप बोलोगे तो इस केस में भी मतलब कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? नहीं, इस केस में होगा क्या, आपने एक कंस्ट्रक्टर तो किया है ना, पैरामीटराइज, राइट। तो अगर आपने एटलीस्ट एक कंस्ट्रक्टर आपने किया है, जैसे कि पैरामीटराइज रहेगा या फिर कोई दूसरा रहेगा कॉपी वगैरह, तो उस केस में कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल नहीं करेगा, राइट। तो वो क्या करेगा, तो वो फिर ने क्या सर्च करेगा कि क्लास में, क्योंकि क्लास में तो मतलब डिफॉल्ट उसको मिल नहीं रहा। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ पैरामीटराइज, और वो डिफॉल्ट ढूंढने की कोशिश करेगा लेकिन उसको मिलेगा नहीं। तो उस वक्त कंपाइलर क्या करेगा, एरर देगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट है ना, बिना आर्गुमेंट वाला, उसको कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं है। और अगर आप मान लो कि यहाँ पे कौन सा भी कंस्ट्रक्टर नहीं रहता, मान लो कि हम उसको हटा देते हैं इस केस में। अब इस केस में देखिए एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो कंपाइलर उस केस में क्या करता है, आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल करके देता है। मतलब क्या, अगर आप वहां पे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते और ये ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, तो उस वक्त आपका मतलब कंपाइलर अपने आप डिफॉल्ट कॉल करने वाला है ना, तो वहां पे आपको एरर नहीं आएगा उस केस में। लेकिन इस केस में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जो पैरामीटराइज है, उसी की वजह से कंपाइलर यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंक्लूड नहीं करेगा, और यहाँ पे वो यूजर डिफाइन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ढूंढने की कोशिश करेगा और उस वक्त आपको एरर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका आंसर रहने वाला है सी, विल बी एरर। क्वेश्चन नंबर 3, यूज ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन दिए। फर्स्ट, इट इज यूज्ड बाय यूजर टू मूव डेटा फ्रॉम one object to another object.
Second, it is used to initialize an object with the values of another object. Third, to check objects are equal or not. And fourth, D, to destroy an object. तो देखिए, अभी अगर हमने बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए, तो वहां पे क्या दिया है, इट इज यूज बाय यूजर टू मूव डेटा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो देखिए मतलब मूव करना मतलब क्या, एक का डेटा कट करके दूसरे में मतलब पेस्ट करना है। तो मूव तो नहीं हम करते वहां पे, तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, इट इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद द वैल्यूज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ये आपका सही है, क्योंकि इनिशियलाइज करना क्या मतलब क्या, कि जैसे कि अगर आप एग्जांपल में बता दो आपको, है ना, इनिशियलाइज करना मतलब कॉपी। अगर मान लो कि मैं वही क्लास लेता हूँ, एग्जांपल स्टूडेंट, मान लो ये SOBJ1 ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया है इसे, ठीक है, उसके कुछ वैल्यूज अपने आप मतलब वहां पे इनिशियलाइज है। और अगर मान लो कि जैसे कि मैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, स्टूडेंट SOBJ2, ठीक है, इक्वल टू SOBJ1। तो देखिए इस केस में क्या होगा, आप SOBJ1 के जो भी वैल्यूज रहेंगे ना, है ना, मतलब जो भी है डेटा, मेंबर्स, मेंबर फंक्शन, वो पूरा मतलब कहाँ पे कॉपी होने वाला है, राइट, आपका। अब इस केस में होगा क्या कि आपके SOBJ1 का जो भी कंटेंट है वो कॉपी होने वाला है SOBJ2 में। तो हम ये बोल सकते हैं ना, वहां पे उसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं दूसरा ऑब्जेक्ट, राइट, विथ अनदर ऑब्जेक्ट। So the option B will be the correct. It is used to initialize an object with the values of another object. मतलब SOBJ1 के वैल्यू से SOBJ2 हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट, दैट्स इट। सो आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहने वाला है। अब इस केस में आप बोलोगे सी और डी क्यों नहीं, देखिए सी में क्या दिया उन्होंने, टू चेक ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल और नॉट। तो ऐसे हम कंपेयर तो नहीं करते वहां पे कॉपी कंस्ट्रक्टर में, राइट, ये भी आपका रॉन्ग रहने वाला है। और डी क्या है, टू डिस्ट्रॉय एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए टू डिस्ट्रॉय एन ऑब्जेक्ट हमें अलग कंसेप्ट है ना, डिस्ट्रक्टर वगैरह ये सब चीज। तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका नहीं आने वाला। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड इन C++। लेट्स सी द कोड फर्स्ट। देखिए यहाँ पे अगेन सेम कोड जैसे ऊपर देखा हमने वैसे ही किया है। पहले यहाँ पे क्लास स्टूडेंट लिया है, रोल नंबर दिया है, उसके बाद एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा है, राइट, वहां से पैरामीटर आ रहा है वैल, और वो वैल हम रोल को असाइन कर रहे हैं। उसके बाद अगेन डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन वहां पे लिखा है जिसमें हम रोल नंबर प्रिंट कर रहे हैं सिंपली। ओके, दैट्स फाइन। लेट्स मूव टुवर्ड्स मेन फंक्शन। अब देखिए मेन फंक्शन में यहाँ पे अभी देखिए, अब यहाँ पे पैरामीटराइज मतलब एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं आप, एक पैरामीटर, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्टूडेंट SOBJ, और उसको पैरामीटर क्या पास कर रहा हूँ, 15, राइट। और उसके बाद मैं उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ, राइट, मैं वो मेंबर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यानी कि डिस्प्ले। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए अगेन, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी गार्बेज, ऑप्शन सी एरर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। लेट्स चेक इट। अब देखिए यहाँ पे जब भी मैं स्टूडेंट SOBJ 15 कॉल करूंगा, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे कंपाइलर द्वारा देखा जाएगा कोई पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है क्या। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दिया है स्टूडेंट इंट वैल, तो आपको ऐसे लगेगा कि उसको पैरामीटर कितना पास हो रहा है, 15, राइट। तो ये 15 वैल में जाएगा, ठीक है, और ये वैल में जाके वैल इक्वल टू रोल, वो रोल को 15 असाइन होगा, और बाद में मतलब वैल्यू उसकी प्रिंट होगी 15, है ना, जब हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे। आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें जल्दबाजी नहीं करना। बाय डिफॉल्ट मतलब उन्होंने क्या किया है जानबूझ के, देखिए इतना मतलब आसान भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने क्या किया है, वो जो कंस्ट्रक्टर है आपका पैरामीटराइज, उसको प्राइवेट सेक्शन में वहां पे डिफाइन किया है। और हमें भी पता है जब भी हम मतलब नहीं क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन वहां पे रूल है कि आपका कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही डिफाइन होना चाहिए। वो क्यों, क्योंकि अगर मान लो आपने आउटर वर्ल्ड यानी कि मेन फंक्शन में से वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को जा रहे हो, और वो जो आपका SOBJ 15 है उस वक्त पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल होने की कोशिश करेगा कंपाइलर द्वारा, लेकिन होगा क्या वहां पे, वो तो प्राइवेट सेक्शन में, और प्राइवेट डेटा जो होता है ना वो आउटर वर्ल्ड से यानी कि मेन फंक्शन या किसी भी आउटर वर्ल्ड से बाहर से, क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होता। तो इस वक्त आपको क्या आने वाला है, एरर। क्यों, क्योंकि आपने ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट सेक्शन में लिखा, तो उसको आपको क्या करना होता, वो वहां से कट करके पब्लिक में पेस्ट करना होता, राइट। वो पब्लिक हो जाता, अगर पब्लिक हो जाता तो वहां पे क्या आता फिर आपको मतलब सिंपली आउटपुट
15 आ जाता, राइट। तो आपका इसका भी आंसर रहने वाला है सी, एरर। सो आई जस्ट मार्क हियर, ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पैरामीटर्स एग्जिस्ट इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। 3, 2, 1, 0। गाइस हमें पता है कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेंट, मतलब बिना आर्गुमेंट का, यानी कि जीरो आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आपका ऑप्शन रहने वाला है डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हम यहाँ पे मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कंस्ट्रक्टर आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास, राइट। ऑप्शन ए, constructor has the same name as class. Option B, constructor are automatically called when an object is created. Option C, constructor do not return any value. And option D, all of the above. ठीक है गाइस, हमें करना क्या है, पूरे के पूरे ऑप्शन पढ़ के लेना है। अगर हम मान लो कि पहला ऑप्शन देख लेते, राइट, पहला ऑप्शन देखते हम, मतलब वहां पे क्या बोलते, क्या पहला ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट है, तो हम वहां पे मार्क करते, लेकिन आपका वो गलत हो जाता, क्योंकि ऑप्शन सी, डी, बी और सी ये भी तो सही है। क्यों? क्योंकि देखो, आपके जो अदर मेंबर फंक्शन रहते हैं ना, उनका नाम मतलब क्लास के नाम जैसे नहीं रहता है ना, जो कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के जैसे रहता है। तो ये पॉइंट भी आपका सही है ना, ऑप्शन ए। उसके बाद कंस्ट्रक्टर आर ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब मैं आपको इसका बताता हूं ऊपर जाके। देखिए, ये आपने ये एग्जांपल मतलब देखा होगा कि जैसे एस ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, ये मेंबर फंक्शन है, नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, तो इसको हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करना होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर जो होता है ना आपका, वो क्या करते हैं, है ना, मतलब हम नहीं कॉल करते उसको कंपाइलर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो ये भी तो आपका पॉइंट सही है, राइट। कंस्ट्रक्टर आर ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ऑब्वियसली हमने वहां पे देखा है, स्टूडेंट क्लास का हम कंस्ट्रक्टर जब लिख रहे थे तो उसको कुछ रिटर्न टाइप थी क्या, नहीं, नॉट इवन वॉइड। तो ऑप्शन सी भी आपका सही है, एंड हेंस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन आपका क्वेश्चन 6 का आंसर रहने वाला है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टास्क इज डन बाय डिस्ट्रक्टर। आप यहाँ पे देख रहे हो, व्हाट टास्क इज डन बाय डिस्ट्रक्टर। ऑप्शन ए, कॉल प्राइवेट फंक्शन फ्रॉम आउटर वर्ल्ड। रॉन्ग, क्योंकि डिस्ट्रक्टर मतलब थोड़ी प्राइवेट फंक्शन वो कॉल करेगा, उसको भी हमें मतलब पब्लिक में ही वो लिखते हैं ना डिस्ट्रक्टर, और ये भी उसका काम नहीं है ये। तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। बी, इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल क्रिएटिंग इट। गाइज अब भी जस्ट देखा, इनिशियलाइज करने का काम कौन करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का कंस्ट्रक्टर। तो आपका बी का भी ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन सी, फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा मेंबर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। डिस्ट्रक्टर थोड़ा ही मॉडिफिकेशन आपका करने वाला है। लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑप्शन डी, फॉर डिस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट व्हेन द लाइफ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड्स। गाइस यहाँ पे ध्यान दो, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना जब उसका लाइफ टाइम है ना एंड होगा। अब लाइफ टाइम मतलब क्या, स्कोप, राइट। वहां पे हम एक सीधी भाषा में बोल सकते हैं कि जब उसका स्कोप, जब उसका एंड होता है, तो उस वक्त वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, और वही काम है डिस्ट्रक्टर का आपका। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन रहने वाला है आपका आंसर डी। सो विल जस्ट मार्क हियर, ओके, दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट व्हाट विल गेट कॉल। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या कॉल होता है। क्वेश्चन 1, मेन, नहीं, मेन तो मतलब आपका पहले से ही कॉल होता है ना बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सीधी भाषा में बोल सकते हैं हम। उसके बाद स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन को भी गाइज हमें ही कॉल लिखना पड़ता है, राइट। उसके बाद डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर अभी जस्ट ऊपर देखा, ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होने के बाद वो कॉल होता है। एंड ऑप्शन डी, कंस्ट्रक्टर। गाइज दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, उस वक्त आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। तो आपका ऑप्शन डी will be correct option. We'll move towards question number 9. Which of the following is are automatically added to every class in C++ if we do not write our own? देखिए उन्होंने क्या पूछा है, मतलब दिए हुए से कौन सा ऑटोमेटिकली ऐड होता है हर एक क्लास में अगर हम वहां पे स्पेसिफाई नहीं करते तब। तो गाइज देखिए वहां पे उन्होंने ऑप्शन दिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड ऑल ऑफ द अबव। गाइस हमने जब भी ये इसका थ्योरी पार्ट देखा था उस वक्त देखा था, बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं ना क्लास में लिखते तो कंपाइलर 3 चीजें देता है,
क्या क्या है वो वहां पे, कॉपी कंस्ट्रक्टर एक देता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट, और वहां पे डिस्ट्रक्टर भी देता है, और उसी के साथ कंपाइलर हमें असाइनमेंट ऑपरेटर भी, ये भी चीज प्रोवाइड करके देता है। अगर आपने वहां पे लिखा नहीं होगा तब, तो आपका ऑप्शन है ना डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, सो विल जस्ट मार्क हियर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग डिस्ट्रक्टर ऑफ क्लास स्टूडेंट, राइट। तो पहला दिया है आपका स्टूडेंट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, कैसे, ये तो कंस्ट्रक्टर का है। दूसरा दिया है टिल्ड, है ना, टिल्ड साइन, और ये स्टूडेंट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। गाइस ये आपका सही आंसर है। जब भी हम मान लो कि कोई एक आधा एग्जांपल करते हैं हम डिस्ट्रक्टर का, तो हम क्या करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं फॉलो बाय और प्रेसिडेड बाय टिल्ड सिंबल, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आप बोलोगे सी और डी में क्या गलत है, तो देखिए सी में क्या है, ये जो आपका डिफाइन किया है, ये कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया है ना, मतलब कैसे किया है, क्लास का नाम, स्कोप रिलेशन, अगेन क्लास का नाम, तो ये कंस्ट्रक्टर का हो गया है। और डी क्या दिया है, टिल्ड, क्लास का नाम, स्टूडेंट, और उसको पैरामीटर इंट है। गाइस डिस्ट्रक्टर कभी भी कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये आपका डी भी रॉन्ग है, एंड हेंस एज वी हैव सीन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सो इफ यू सीइंग हियर क्वेश्चन नंबर 11, गाइस अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, डिस्ट्रक्टर हैज अ सेम नेम एज कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रीसीडेड बाय। गाइस यहाँ पे जो सब भी देखा, डिस्ट्रक्टर का नाम क्लास के जैसे रहना होता है, और वही तो कंस्ट्रक्टर का होता है ना, मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के जैसे होता है, तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का नाम क्लास के जैसे, तो उनमें फर्क क्या है, तो वहां पे क्या है, उन्होंने वही पूछा हमें, तो डिस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रेसिडेड बाय, उसके पहले क्या रहता है, सो गाइस ऑब्वियसली टिल्ड आपका सिंबल वहां पे रहता है डिस्ट्रक्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, can there be more than one destructor in a class, right? Yes, no, can't say, maybe. Guys क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर रह सकते हैं, जैसे कि हमने वहां पे एग्जांपल में देखा, वहां पे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिखा था और पैरामीटराइज, और हम और भी लिख सकते हैं, मतलब वी कैन राइट मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास, है ना, उसको ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। लेकिन गाइज क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर रहता है, ओनली वन डिस्ट्रक्टर, सो ये इसका आंसर क्या रहेगा, कैन देयर बी मोर देन वन डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास, नो, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, सो विल मार्क हियर। क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स सी द कोड फर्स्ट। वहां पे एक मतलब क्लास दिया है, उसमें एक रोल ऐसा एक डेटा मेंबर लिया है, उसके बाद ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया है, उसमें रोल इक्वल टू 1 असाइन किया है, यानी कि जो डेटा मेंबर है उसको 1 वैल्यू असाइन किया है। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का मेंबर फंक्शन लिखा है, जिसमें वहां पे क्या किया है, सिंपली प्रिंट किया है उस रोल नंबर का वैल्यू, एंड लेट्स सी इट अगेन। यहाँ पे हम मेन फंक्शन में अगर जाएंगे तो वहां पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है गाइस, और उसको वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद हमें ऑप्शन दिए रन टाइम एरर, कंपाइलर एरर, रोल नंबर 1 एंड नन ऑफ द अबव। गाइस अगर हम इसकी बात करेंगे ना, तो मेन फंक्शन में क्या किया है, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, राइट। अब इस वक्त क्या होगा, आपने कुछ पैरामीटर वगैरह पास नहीं किया, तो यहाँ पे होगा क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने की कंपाइलर कोशिश करेगा, राइट। चलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहाँ पे ढूंढते हैं, राइट, ये है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन गाइज एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स का नाम नहीं लिखा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है यहाँ पे, है ना, C++ में। तो गाइज इस वक्त ये जो है ना रोल और स्टूडेंट, ये आपका बाय डिफॉल्ट प्राइवेट सेक्शन में रहने वाला है, राइट ना। आपने अगर प्राइवेट वगैरह ऐसे कुछ लिखा नहीं तो गाइज इस वक्त आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्या, डिफॉल्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो आपका स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट सेक्शन में है, बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट सेक्शन रहता है, और आपको हेंस कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, एंड हेंस विल मार्क हियर। गाइस मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो गाइस अगेन वही क्लास है, रोल एज अ डेटा मेंबर, उसके बाद एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किया है, वहां पे मतलब ऑप्शंस प्रिंट किया हमने सिंपली इन कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। उसके बाद क्या किया गाइस, हमने एक डिस्ट्रक्टर लिखा है टिल्ड साइन देके, और वहां पे क्या किया, डिस्ट्रक्टर में हमने इन डिस्ट्रक्टर। लेट्स सी टुवर्ड्स मेन फंक्शन। गाइस अब हम अगर बात करेंगे मेन फंक्शन में,
तो मेन फंक्शन में देखिए क्या किया है, स्टूडेंट एस ओबीजे। अब यहाँ पे क्या होगा गाइज, मेन में जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे है ना बिना आर्गुमेंट का, तो उस वक्त कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने की कोशिश करेगा, लेकिन शर्त वो पब्लिक सेक्शन में रहना चाहिए। चलिए देखते हैं। यस, आपका कंस्ट्रक्टर भी पब्लिक सेक्शन में है, डिस्ट्रक्टर भी पब्लिक सेक्शन में है। तो गाइज यहाँ पे होगा क्या, आपका प्रिंट होके आएगा, पहले क्या प्रिंट होगा आपका, है ना, इन कंस्ट्रक्टर गाइज। और उस वक्त क्या होगा, जब भी मतलब अब ये मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका स्कोप यानी कि लाइफ टाइम कहाँ पे है, मेन फंक्शन में। जब भी ये मेन फंक्शन आपका मतलब एंड होगा, है ना, ये खत्म होगा, तो उस वक्त कौन कॉल होगा, आपका डिस्ट्रक्टर। तो पहले आपका आउटपुट क्या आएगा, इन कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद आपका आउटपुट क्या आएगा, इन डिस्ट्रक्टर। सो चलिए देखते हैं। तो गाइज आपका ऑप्शन ये दिया है, इन कंस्ट्रक्टर एंड इन डिस्ट्रक्टर, ये आपका ऑप्शन सही रहने वाला है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। राइट, वहां पे अभी ये क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने इंट ए जो ग्लोबल वेरिएबल किया है ना, सभी मतलब क्लास के बाहर ही डायरेक्टली उन्होंने किया है इंट ए। उसके बाद दिया है वहां पे क्लास डेमो, उसके बाद डेमो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किया है, लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं है, चलेगा, कोई मतलब सिंटैक्स एरर नहीं है। उसके बाद एक डिस्ट्रक्टर लिखा है, राइट, टिल साइन देके वहां पे क्या किया है, a इक्वल टू 5। तो ये था गाइज डिस्ट्रक्टर में। अब देखिए गाइज, अब ये पूरा यहाँ पे देखिए क्लास क्लोजिंग सेमीकोलन, और ये पूरा होने के बाद एक बाहरी एक मतलब एक फंक्शन लिखिए, राइट। ये मेंबर फंक्शन वगैरह नहीं है, ये एक अलग से सेपरेट फंक्शन है जो ग्लोबल फंक्शन आपने बाहर डिफाइन किए। तो उसमें चेक नाम के फंक्शन में क्या किया आपने, वहां पे a इक्वल टू 15 है ना, उसको असाइन किया है, a को 15 वैल्यू असाइन किया है। उसके बाद डेमो ओबी, आपने उस डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और रिटर्न ए आप यहाँ पे कर रहे हो। हाँ, ये यहाँ तक हो गया। अब चलिए मेन फंक्शन में जाके देखते हैं क्या है। गाइस मेन फंक्शन में सिंपली क्या किया है, सी आउट चेक और एंडल करके मतलब वहां पे प्रिंट किया है। गाइस यहां से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखो, हम जब भी चेक को कॉल करेंगे गाइस, तो आपका ये चेक नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। आपका जो ग्लोबल वेरिएबल था ए, है ना, जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया था वहां पे, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या रहती है ग्लोबल वेरिएबल की, 0, है ना। इनिशियली उसकी वैल्यू 0 रहने वाली है। अब देखिए गाइस यहाँ पे देखिए डेमो ओबी और आप रिटर्न ए कर रहे हो, तो ए की वैल्यू क्या है, 15, राइट। तो 15 आपका यहाँ पे प्रिंट होके आएगा, राइट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डैश डैश इज कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। गाइस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद अभी जो हमने देखा, आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Moving towards question number 18, डिस्ट्रक्टर टेक्स हाउ मेनी आर्गुमेंट्स। गाइस कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट ले सकता है ना, 0 से लेके 1 2, और कंस्ट्रक्टर कैन टेक मेनी आर्गुमेंट्स, लेकिन जो आपका डिस्ट्रक्टर है ना, वो आपका एक भी आर्गुमेंट नहीं लेता। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हमें 1 2 3 नो। सो आपका आंसर आने वाला है नो, नो आर्गुमेंट्स विल बी टेकन बाय डिस्ट्रक्टर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप व्हाट विल कॉल। जब भी आपके ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होता है या फिर लाइफ टाइम खत्म होता है, तो उस वक्त क्या कॉल होगा। तो ऑप्शन ए दिया है मेन फंक्शन, बी स्टैटिक फंक्शन, सी कंस्ट्रक्टर एंड डी डिस्ट्रक्टर। सिंपली आपका आंसर है डी डिस्ट्रक्टर। क्वेश्चन नंबर 20, टू कॉपी ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास टाइप विच कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज, है ना। अभी उन्होंने क्या पूछा है कि ऑब्जेक्ट कोई भी कॉपी करने के लिए कंस्ट्रक्टर का कौन सा फंक्शन यूज होता है। इस कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है ना, हम उसको स्पेशल मेंबर फंक्शन बोलते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा टाइप यूज करते हैं। तो ऑप्शन दिया है डायनेमिक कंस्ट्रक्टर, क्रिएट कंस्ट्रक्टर, सी कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड डी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो गाइज हमने देखा है कि कोई भी उसी सेम क्लास का ऑब्जेक्ट कॉपी करने के लिए हम कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीबी टेक्नो।